हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। देखो, हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज ऑलरेडी चला ही रहे थे, बट हमारे टॉपिक्स एनवायरनमेंट तक लिमिटेड थे। स्पीसीज इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज और इंटरनेशनल समिट्स, रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें हम कवर अप कर रहे थे। बट अब हम डाइवर्सिटी को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हम और भी ज्यादा सेलेक्टेड चीजों पर जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन सबको कवर करेंगे। सो मेक श्योर कि आप सबका इस सीरीज में से एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक मिस ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज से। हमारा फर्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंटार्क्टिका एक्ट 2022। भारत ने 2022 में एंटार्क्टिका को लेकर के एक एक्ट पास किया, जिसमें इंडिया ने कहा कि इंडिया का अगर कोई भी एक्सपेडिशन जा रहा है एंटार्क्टिका की तरफ, तो उसको पहले एक परमिट लेनी पड़ेगी। बेसिकली इसके पीछे एम क्या था, भारत ने क्यों एंटार्क्टिका एक्ट पास किया? द आंसर इज एंटार्क्टिका को डीमिलिटरलाइज रखने के लिए, वहां पर किसी भी तरह के न्यूक्लियर टेस्ट ना कंडक्ट किए जाए, वहां पर किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल न डंप किया जाए। ठीक है, एज वेल एज साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन को और भी ज्यादा प्रमोट करने के लिए एंटार्क्टिका एक्ट 2022 पास किया गया। इसके तहत भारत ने एक कमेटी बनाई, 10 मेंबर्स की कमेटी, जो कि इंडिया के एंड से अगर कोई भी फॉरेनर, कंपनी, फर्म, वेसल, पीपल, टूरिज्म, कोई भी पर्सन जा रहा है, तो उस पर्सन को पहले इस कमेटी से परमिट लेनी पड़ती है। उनको प्रॉपर समझाया जाता है कि क्या चीजें प्रोहिबिटेड है, क्या वो कर सकते हैं, ये सारी चीजें। अगर मैं इंडिया एंटार्क्टिका एक्ट के प्रोविजंस की बात करूं, बेसिकली ये बात करता है कि आप एंटार्क्टिका में कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कर सकते हो, नॉन स्टेराइल ऑयल को नहीं, नॉन स्टेराइल सॉइल को नहीं वहां ले जा सकते हो, किसी भी तरह का गार्बेज, प्लास्टिक वेस्ट, ये सब वहां नहीं छोड़ के आ सकते हो। एज वेल एज कोई भी जो स्पीशीज यहाँ की है, प्लांट, एनिमल, किसी भी तरह की इन्वेजिव स्पीसीज या नॉन नेटिव स्पीसीज आप एंटार्क्टिका नहीं ले जा सकते हो। अगर इन प्रोविजंस को कोई हटा रहा है या इसको कोई ब्रेक कर रहा है, तो उनके खिलाफ 50 करोड़ तक का जुर्माना एज वेल एज 20 ईयर से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा का प्रोविजन रखा गया है। ठीक है, अब मेरा आप लोग से सवाल ये है, कभी ये सोचा है कि हु द इंडिया इज टू मेक द एंटार्क्टिका ट्रीटी? इंडिया आखिर है क्या? क्या इंडिया अंटार्कटिका में सिचुएटेड है? क्या अंटार्कटिका का कंट्रोल है, इंडिया का कंट्रोल है अंटार्कटिका के ऊपर? द आंसर इज बिग नो। देन आखिर किस हक से भारत अंटार्कटिका के ऊपर एक्ट पास कर रहा है? दैट इज बिकॉज अंटार्कटिका इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन। अभी तक अर्थ में चार ही चीजें ग्लोबल कॉमन का हिस्सा है: एंटार्कटिका, एटमॉस्फेयर, हाई सीज एंड स्पेस। ये चारों चीजें हर एक कंट्री की इक्वल है। इसलिए एंटार्क्टिका का प्रोटेक्ट करना, वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, एक्सपेडिशंस भेजने का को प्रमोट करने के लिए भारत ने अंटार्कटिका एक्ट पास किया। ठीक है, अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन उठता है। देखो, अंटार्कटिका है क्या चीज? 60 डिग्री साउथ से नीचे की ओर जो भी कंटिनेंट है, दैट इज द पार्ट ऑफ अंटार्कटिका। अब आप पूछोगे, मैम जैसे साउथ में हमारे पास अंटार्कटिका है, वैसे ही नॉर्थ में हमारे पास आर्कटिक है, then why we haven't formed any arctic treaty, या why we have not found any act for the protection of arctic? The reason is arctic global common का पार्ट नहीं है। आर्कटिक में 8 कंट्रीज का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मर्जअप होता है। वहां पर 8 कंट्रीज का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है, मतलब कि वहां पर उन 8 देशों के अपने अधिकार है। सो आप उसको ग्लोबल कॉमन का पार्ट बना ही नहीं सकते हो। ठीक है, एक चीज और समझना, एंटार्क्टिका
को ही डीमिलिटरलाइज करने की जो जर्नी है वो शुरू हुई थी from the Antarctica Treaty that was signed in 1959। साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए सिर्फ अंटार्कटिका यूज किया जाएगा, इसीलिए ये ट्रीटी भी बनाई गई थी। अब अब यहां तक आ ही गए हो तो एक स्टेप और आगे चल लो कि ऑब्वियस सी बात है, इंडिया ने अपने रिसर्च करने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स भेजे होंगे, जिसमें से सबसे पहला प्रोग्राम जो भेजा गया था दैट इज दक्षिण गंगोत्री, एंड द सेकेंड वन इज मैत्री, जिसे 1989 में भेजा गया था। मैत्री रिसर्च प्रोग्राम के तहत वहां पर जो स्टेशन बनाया गया था उसके आसपास एक लेक बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था प्रियदर्शिनी लेक। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे है भारती, एंड द फोर्थ एंड मोस्ट रिसेंट वन इज सागर निधि। याद रखना, सागर निधि भारत का एक वेसल है, रिसर्च वेसल है, जो कि अंटार्कटिका में भेजा गया है फॉर द रिसर्च पर्पसेस। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, दैट इज सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों ने मिलकर के डिसाइड किया है कि इंडो पैसिफिक रीजन को सस्टेनेबली स्ट्रॉन्ग, बैलेंस्ड और इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिससे बोला गया सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। बेसिकली देखो, जब कोविड 19 आया उसके बाद कंट्रीज को पता चला, ना सिर्फ कोविड 19 बल्कि अगर अभी के सिनेरियो की बात करोगे तो जो यूएसए टैरिफ वॉर खेल रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात कर रहा है, जो रशिया यूक्रेन के बीच में मुद्दा हुआ, जो मिडिल ईस्ट पर आए दिन इजराइल इजराइल जो है वो सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर देता है, सुएज कैनाल में इश्यूज होते हैं, इन सब के चलते ग्लोबल इकोनॉमी डिसरप्ट होती है। और जब हम इकोनॉमिकल चीजों को कंट्रीज के खिलाफ यूज करते हैं, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक वेपनाइजेशन। सो इकोनॉमिक वेपनाइजेशन से अपने आप को सेव करने के लिए सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। इससे क्या होगा, कंट्रीज को एक तरह से फाइनेंस मिल पाएगा, इंडो पैसिफिक रीजन को ग्रो करने के लिए कॉपरेशन हो पाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इनवाइट किए जाएंगे, एज वेल एज दे बिल्ड अप म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप अमंग पार्टनर कंट्रीज। ठीक है, अब इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया का चाइना के साथ ऑलरेडी बॉर्डर इशू चलता है। दूसरा, इंडिया क्रिटिकल मैटर्स के लिए चाइना के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। आज की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है, ठीक है, इंडिया बार बार कहता है कि मैं फार्मास्यूटिकल्स का हब हूँ, बट आपके पास एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है वो कहाँ से आते हैं? चाइना से आते हैं। सप्लाई चेन डिस्टरप्ट हो जाएगी तो आप कहाँ से फार्मास्यूटिकल्स बना पाओगे? सो इन्हीं चीजों से बचने के लिए सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज। देखो, अभी तक ना क्या होता था कि जब कोई बिजनेस, कंपनीज, इंडिविजुअल्स मार्केट से, स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना चाहते थे, दे कैन इजिली एनलिस्ट देमसेल्व्स एंड टेक आउट द मनी। बट अगर कोई पर्सन सोशल पर्पस के हिसाब से अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में एनलिस्ट करवाना चाहता था तो उसके लिए अलग से सेगमेंट नहीं था। बट अब सोशल वर्क्स के लिए, फॉर एग्जांपल एसडीजी गोल्स हो गए, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी हो गई, फॉर एग्जांपल एजुकेशन हो गया, इन सब मुद्दों के लिए भी अब स्टॉक मार्केट में एनलिस्ट करके पैसा उठाया जा सकता है। अब एक चीज समझना, हमेशा इन सोशल वर्क्स को लेकर के ऐसा सिनेरियो मत बनाना कि अगर कोई सोशल काम कर रहा है दैट मीन्स ही विल वर्क नॉट फॉर प्रॉफिट। ऐसा नहीं है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कंपनीज प्रॉफिट के लिए भी सोशल वर्क करती हैं। सो वो अपना प्रॉफिट बनाने के लिए, सोशल वर्क को इनहेंस करने के लिए खुद की कंपनीज को, खुद को एनलिस्ट करवा सकती हैं स्टॉक मार्केट्स में और वहां से पैसा उठा सकती हैं। ये चीज क्लियर हुई। अब मुझे यहाँ से एक चीज समझाना था, दैट इज
जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। सोशल स्टॉक एक्सचेंज उठाने के लिए जो मैकेनिज्म यूज होगा दैट इज नोन एज जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। अब इसका मतलब ये है, यूजुअली जब कोई हमारे पास स्टॉक होता है, जब वो बॉन्ड होता है, स्टॉक होता है, कुछ भी, अगर वो अपना मैच्योर हो गया, उस मैच्योरिटी तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, मैच्योर होने के बाद आपको वो प्रिंसिपल अमाउंट वापस दे दिया जाता है। बट सोशल स्टॉक एक्सचेंज के केस में हमें प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं दिया जाएगा, इवन इफ इट हैज अटेन्ड इट्स मैच्योरिटी। ठीक है, ये याद रखना, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट क्या है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा, मैम जब यहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस नहीं आ रहा है, देन व्हाई कंपनीज विल इन्वेस्ट हियर? The answer is companies will invest just because of the CSR, company social responsibility। कंपनी एक्ट 2013 के तहत बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने प्रॉफिट का 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करना पड़ता है। सो कंपनीज सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज निपाम, दैट इज नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 8 to 12 ईयर्स की क्लासेस के बच्चों में इनोवेशन, रिसर्च जैसे कल्चर को प्रमोट करने के लिए निपाम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। अगर इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस, द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स के अंतर्गत ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। इस तरह से प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक्स को और डेप्थ में समझने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। डिस्क्रिप्शन में हमारी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब की लिंक्स प्रोवाइडेड है। यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन एनी साइट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।